द नेक्स्ट वन इज द पिक्चर ऑफ द डोरियन ग्रे। अब ये जो पिक्चर ऑफ द डोरियन ग्रे है ना, ये जब पब्लिश किया गया था ना, तो इसकी पब्लिकेशन पे इतना तूफान उठा था कि अगले एडिशन पे इसको एक प्रीफेस देनी पड़ गई थी डोरियन को। डोरियन कह गई हूँ, ऑस्कर वाइल्ड को, कि ये जो इसका नॉवल है बेसिकली, ये आर्ट फॉर आर्ट से इसकी जो एस्थेटिसिज्म की थ्योरी है उसको प्रमोट करता है। अब होता कुछ यूं है कि एक आर्टिस्ट है बेसिल हॉलवर्ड। अब ये जो बेसिल हॉलवर्ड है, ये डोरियन ग्रे से मिलता है। डोरियन ग्रे इतना प्यारा, जिसे कहते हैं ना, वो एक चिकना किस्म का एक बच्चा, हर एक का फेवरेट, प्यारा, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, इतना प्यारा, ब्यूटीफुल तो नहीं, बॉयज को तो हैंडसम कहते हैं, एक्सट्रीमली हैंडसम मैन, जिसका पोर्ट्रेट बना रहा होता है बासिल। बासिल उसे अक्सर कह रहा होता है, मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम कोई ग्रीक हीरो हो, कोई या कोई मिथोलॉजिकल फिगर हो, क्योंकि कोई इंसान इतना प्यारा नहीं हो सकता, इतना हैंडसम नहीं हो सकता जितने तुम खुद हो। और ये कि उसने आज तक इतना इतना हैंडसम, इतना प्यारा कभी देखा नहीं है कोई बंदा। अब डोरियन क्या है, एक दिन जब डोरियन बासिल के स्टूडियो में आता है अपना पोर्ट्रेट बनवाने के लिए, तो वहां पे लॉर्ड हेनरी आता है। अब ये जो लॉर्ड हेनरी है ना, ये इसने बड़ा काम खराब किया हुआ है। ये अब पहले तो बासिल इसको इंट्रोड्यूस ही नहीं करवाना चाह रहा होता लॉर्ड हेनरी से, लेकिन बाद में इसको इंट्रोड्यूस करवाना पड़ता है क्योंकि वो वहां पे आ जाता है। अब क्यों नहीं बासिल इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा होता? क्योंकि उसको लगता है कि ये बहुत इसके ऊपर कोई डैमेजिंग किस्म का इन्फ्लुएंस डालेगा, इसको कोई अच्छी टीचिंग नहीं देगा, क्योंकि लॉर्ड हेनरी इज नॉट अ वेरी रिलायबल पर्सन। अब जो लॉर्ड हेनरी है ना, ये बिल्कुल बासिल की तवक्कुआत को पूरा करता है। ये इससे पहले डोरियन हैंडसम तो था, लेकिन डोरियन को कभी इतना अपनी ब्यूटी का इतना क्रेज नहीं था उसके पीछे, वो अपनी ही ब्यूटी के पीछे पागल नहीं था। लेकिन लॉर्ड हेनरी क्या करता है, वो डोरियन को एक स्पीच सुनाता है जिसमें वो कहता है कि अब देखो, तुम इतने प्यारे हो, इतने तुम हैंडसम हो, आधी दुनिया तुम पे मरती है, और तुम्हारा ये पोर्ट्रेट, ये देखो तुम्हारा पोर्ट्रेट में तुम कितने हैंडसम लग रहे हो, हैव यू एवर सीन मोर हैंडसम पर्सन देन यू। लेकिन क्या होगा, जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा, वैसे वैसे तुम्हारी ब्यूटी भी फेड होती जाएगी, क्योंकि तुम्हारी जो ईच एंड एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज ट्रांसिएंट, टेम्पररी। तो वक्त गुजरने के साथ साथ तुम्हारी ब्यूटी, तुम्हारी यूथ खत्म होती जाएगी। तो अब इसकी स्पीच सुन के इसको लगता है कि जैसे ही वॉन्ट बी एक्चुअली, won't be able to live without this beauty and without this youth। और इसके बाद उसी टाइम में जो डोरियन है वो बहुत डेस्परेट होके ये कहता है कि काश ऐसा नहीं हो सकता कि उसकी जो सोल है, वो अपनी सोल को बेसिकली बेच देता है फॉर अर्थली प्लेयर्स। और वो कहता है कुछ ऐसा नहीं हो सकता है कि इसका जो पोर्ट्रेट है, ये जो इसका, ये अपनी सोल से ये रिक्वेस्ट करता है, कुछ ऐसा हो जाए कि इसका ये जो पोर्ट्रेट है, इसकी पेंटिंग है, वो इसकी एज का, इसके गुनाहों का, इसके डीड्स का बर्डन बियर करे, और उसकी लुक्स, उसकी बॉडी हमेशा यंग रहे, और वो फॉर एवर यंग रहे। तो एक हिसाब से जब वो ये प्लेज करता है, तो ऐसा लगता है जैसे उसकी ये जो प्लेज है, उसकी ये वाली जो रिक्वेस्ट है, ये एक्सेप्ट कर ली जाती है। और इसके बाद जो लॉर्ड हेनरी है, अ, ये मजीद उसको करप्ट किस तरह से करता है, ये उसको हिडोनिज्म की एक नई फिलॉसफी देके इसको बेसिकली इन्फ्लुएंस करता है। अब लॉर्ड हेनरी इसको एक बुक देता है। अब वो बुक, इसको एक मिस्टीरियस येलो बुक कहा जाता है। ये एक ऐसी मिस्टीरियस येलो बुक है जिस येलो बुक को पढ़ के ये इसको एक हिसाब से अपनी बाइबल कंसीडर करना शुरू कर देता है। एक फ्रेंच बुक होती है, और डोरियन जैसे जैसे उसको पढ़ता है ना, वो वैसे वैसे मजीद करप्ट से करप्ट होता चला जाता है। और उसको लगता है ही बिकेम सेल्फ इंडल्जेंट, बैडली सेल्फ इंडल्जेंट। उसको सिर्फ अपने प्लेयर की परवाह होती है, इसके अलावा किसी और चीज़ की उसको परवाह नहीं होती है। और इस दौरान वो एक सिबल वेन नाम की एक एक्ट्रेस से उसको प्यार हो जाता है, जो कि बहुत पुअर होती है, लंदन की स्लम्स में, कच्ची गलियों में परफॉर्म करती है। अब डोरियन उसकी एक्टिंग देख के उससे प्यार करता है।
और सिबल इतनी इतनी नाइव होती है, इतनी सीधी मासूम होती है कि उसको इसका रियल नेम भी नहीं पता होता। वो डोरियन को प्रिंस चार्मिंग कह के पुकारती है। अब वो अपनी इस अटैचमेंट का जिक्र अपने घर में करती है, अपने भाई जेम्स वेन से भी करती है। अब उसका भाई जेम्स वेन उसे कहा करता है कि भाई सिबल, तुम उसके साथ इतना सीरियस ना हो, बिकॉज आई डोंट थिंक सो डेट ही इज दैट मच सीरियस विद यू, और अगर उसने तुम्हें कुछ कहा तो मैं उसको मार दूंगा। अब सिबल कहती है कि नहीं नहीं डोरियन, प्रिंस चार्मिंग मेरे साथ बहुत सिंसियर है। अब वो अपनी इस मोहब्बत का, अपने इस प्यार का जिक्र लॉर्ड हेनरी से भी कर देता है। अब लॉर्ड हेनरी जब उसको देखने के लिए आते हैं तो उस दौरान सिबल बहुत पुअर परफॉर्म करती है। वो पुअर परफॉर्म क्यों करती है, सिबल इसकी जस्टिफिकेशन देती है कि पहले मैं एक्टिंग करती थी अपनी लाइफ की हार्डशिप्स को एस्केप करने के लिए, अपनी लाइफ में होने वाली जितनी भी मुश्किलात हैं उनसे फरार हासिल करने के लिए मैं बेसिकली एक्टिंग किया करती थी। लेकिन जब से प्रिंस चार्मिंग तुम मेरी जिंदगी में आए हो, मेरी जिंदगी में हार्डशिप्स ही नहीं रही हैं। तो पहले तो मैं लव लव को इनेक्ट किया करती थी, पहले मैं लव की एक्टिंग किया करती थी, बट नाउ आई एम ट्रूली इन लव, सो हाउ कैन आई एक्चुअली एक्ट इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज इट्स नॉट एक्टिंग, इट्स द रियलिटी दैट आई एम इन लव विद यू। तो इसलिए अब वो कह रही है कि मेरे से सही एक्टिंग भी नहीं हो रही है। अब जब वो लॉर्ड हेनरी भी और बाकी सारे भी डोरियन के साथ उसको पुअरली एक्ट करते हुए देखते हैं, तो लॉर्ड हेनरी उससे कहते हैं कि इसका मतलब है तुम सिर्फ इसकी ब्यूटी से इम्प्रेस हुए हो। तो डोरियन उससे बेसिकली ब्रेकआउट, उसको उसका ब्रेकअप हो जाता है। और सिबल वाज ट्रूली इन लव विथ डोरियन, वो क्या करती है, वो सुसाइड कर लेती है। अब नेक्स्ट डे जब डोरियन उसको उससे ब्रेकअप कर लेता है तो वो ये सोचता है कि उसे उससे रिकंसाइल कर लेना चाहिए, उसे उसे माफी मांग लेनी चाहिए। लेकिन नेक्स्ट डे मौका ही नहीं आता, सिबल इससे पहले सुसाइड कर चुकी होती है। अब ये वो मौका होता है कि डोरियन को जरा डर भी लगता है कि ये उसने क्या कर दिया है। और उसके बाद वो अपनी पेंटिंग देखता है, और पेंटिंग देख के वो हैरान रह जाता है, क्योंकि उसकी पेंटिंग के ऊपर एक निशान सा बना होता है, एक रिंकल सी बनी होती है, और उसके जो एक्सप्रेशन है उसकी पेंटिंग के, वो चेंज हो जाते हैं। उसके ऊपर क्रुएलिटी का, जुल्म सितम वाला जैसे जो चेहरा होता है, वो उस कैनवस के ऊपर पेंट हुआ होता है। अब वो डोरियन उसको देख के बहुत परेशान सा हो जाता है, और इसके बाद वो उस पेंटिंग को लॉक कर देता है जहां से कोई और उसको देख ना सके। लेकिन बहरहाल लॉर्ड हेनरी का इन्फ्लुएंस उसको मजीद ज्यादा देर तक रिपेंडेंस में नहीं रहने देता, और इसके बाद उसकी बुक पढ़ पढ़ के वो मजीद सेल्फ इंडल्जेंट का शिकार हो चुका होता है, और वो एक जो अपनी लाइफ ऑफ सिन है, लाइफ ऑफ करप्शन है, वो गुजारना शुरू कर देता है। अब जो डोरियन 18 ईयर्स गुजर जाते हैं, 18 साल का अरसा गुजर चुका है, लेकिन जो डोरियन की जो फॉर एवर यंग रहने वाली ख्वाहिश थी ना, वो वैसी की वैसी है। ही इज एक्चुअली फॉर एवर यंग टू। और इसके बाद सारे लोग अभी तक इसको द प्रिंस चार्मिंग, द हैंडसम डोरियन, द ग्रेट डोरियन कह के पुकार रहे होते हैं। और जो लेकिन जो डोरियन की रेपुटेशन है वो काफी ज्यादा इसकी सोसाइटी में जरा स्ट्रगल कर रही होती है, सफर कर रही होती है, क्योंकि अब काफी ज्यादा लड़कियां इसके ऊपर मर रही होती हैं, और वही अपनी वो लाइफ ऑफ सीन, लाइफ ऑफ करप्शन गुजार रहा होता है। लेकिन इसके साथ ही साथ इसकी स्कैंडुलस लाइफ का इसके चेहरे के ऊपर तो कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन इसकी जो पेंटिंग है उसके ऊपर रिंकल्स, उसके ऊपर उसकी जो पेंटिंग है वो वर्स होती चली जाती है, बदसूरत होती चली जाती है, और उसका जो असली वाला चेहरा है वो फॉर एवर यंग ही रहता है। अब एक दिन बासिल उससे मिलने के लिए आता है, और उससे कहता है कि ये जो तुम्हारी रेपुटेशन है जिसके बारे में क्या मैंने सुना है, क्या वो सच है, क्या तुम वाकई ऐसी वाली जिंदगी गुजार रहे हो? वाई आई डोंट एग्री अपॉन इट, डोरियन तुम तो इतने अच्छे थे। तो फिर डोरियन उसे दिखाता है कि जो तुम्हारा पोर्ट्रेट था उसका क्या बन गया है, क्योंकि जो मैंने उस टाइम डिजायर की थी कि मेरी अपनी सोल से कि मेरा जो पोर्ट्रेट है उसके ऊपर असर हो, लेकिन मुझे जितने भी डीड्स हैं उसका मेरे ऊपर असर ना हो। तो बासिल को जब वो पेंटिंग देखता है तो वो पेंटिंग इतनी इतनी ज्यादा हिडियस होती है, इतनी ज्यादा बदसूरत होती है कि बासिल उसे पहचान ही नहीं पाता।
सिर्फ उसने जो साइन किए होते हैं, अपने उन साइन से वो पहचानता है कि दरअसल यही वो पेंटिंग है। तो वो उससे उसे बेग करता है, उससे इल्तिजा करता है, डोरियन प्लीज कम बैक टू योर रियल लाइफ। तुम्हें रिपेंटेंस का रास्ता चुनना चाहिए, तुम्हें रिपेंट करना चाहिए, तुम्हें अपने गुनाहों की माफी मांगनी चाहिए। लेकिन डोरियन कहता है कि इट्स टू लेट, और इसके बाद गुस्से में आके वो बासिल को मार देता है। और उसकी बॉडी को हाइड करने के लिए, उसकी बॉडी को छुपाने के लिए वो एक साइंटिस्ट को एम्प्लॉय करता है, और साइंटिस्ट को कहता है किसी तरह से इसकी जो बॉडी है उसको तुम ठिकाने लगाओ। तो इसके बाद फिर उसी दौरान इसकी मुलाकात सिबल के भाई जेम्स से होती है। अगरचे 18 साल का अरसा गुजर चुके हैं, लेकिन सिबल के भाई जेम्स को अभी भी पता है किस तरह से उसके डोरियन नाम के बंदे ने, जो प्रिंस चार्मिंग था, उसने सिबल का मर्डर किया। अब जेम्स को एग्जैक्ट उसका नेम नहीं पता होता, क्योंकि सिबल उसको हमेशा प्रिंस चार्मिंग कह रही होती है। तो जब एक दफा डोरियन जिस जगह पे गया होता है ओपियम पे, तो वहां पे जो एक बंदा है वो डोरियन को प्रिंस चार्मिंग कह के पुकारता है। अब जेम्स जोन्स है वो उसको पकड़ लेता है। तो जेम्स उसे कहता है कि तुमने मेरी बहन को मारा था, तुम्हारी वजह से मेरी बहन ने सुसाइड कमिट की। तो डोरियन उसे कहता है कि देखो 18 साल गुजर चुके हैं, तुम्हें नहीं लगता कि 18 साल पहले जो बंदा प्रिंस चार्मिंग नाम का तुम्हारी बहन कह के पुकार उसको बुलाया करती थी, वो अब ओल्ड हो चुका होगा? एंड लुक एट माई फेस, आई एम टू यंग। तो मैं तो वो बंदा हो ही नहीं सकता। तो जेम्स इस बात पे एग्री करता है कि वाकई 18 ईयर्स में कुछ ना कुछ तो फर्क आना था, जबकि ये बंदा जो उसके सामने खड़ा है, ही इज टू यंग एक्चुअली। तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसके बाद वो उससे माफी मांगता है और उसे छोड़ देता है। बाद में जेम्स को पता चलता है कि दरअसल डोरियन ने उससे झूठ बोला था। अब इसके बाद एक दफा डोरियन उसको अपनी गली में देखता है, तो वो बड़ा बड़ा ज्यादा परेशान हो जाता है, काफी ज्यादा वो डिप्रेस होता है, अपने घर में टाइम गुजारता है। तो इसके बाद एक दफा वो एक हंटिंग पार्टी में अपने दोस्तों के साथ जाता है। तो डोरियन का एक दोस्त गलती से जो रीछ का शिकार कर रहा होता है, लेकिन वहां पे जेम्स वेन भी छुपा हुआ होता है, जो कि डोरियन को मारने के इरादे से आया होता है। तो वो उसको गोली लग जाती है और जेम्स वेन की डेथ हो जाती है। अब डोरियन बड़ा रिलैक्स होता है। तो एक दिन ऐसा होता है कि उसको ये ख्याल आता है कि जैसे उसको वाकई अब अपने गुनाहों से माफी मांग लेनी चाहिए। तो अब वो रिपेंट करता है, और इसके बाद वो एक नाइफ लेता है, एक छुरी लेता है, और उस पेंटिंग के हार्ट में वो स्टैब करता है, उसी छुरी के साथ, उसी नाइफ के साथ, जिस नाइफ के साथ उसने बासिल को मारा था। लेकिन पेंटिंग तो मरती है, साथ में डोरियन की भी डेथ हो जाती है। डोरियन की रिपेंटेंस कबूल कर ली जाती है, और डोरियन की जो सोल है वो क्योंकि पेंटिंग के अंदर होती है, तो डोरियन जब उसको मारता है, उसकी सोल को मारता है, तो खुद उसकी भी डेथ हो जाती है। तो नेक्स्ट डे जो लोग हैं वो देखते हैं कि एक बुरा सा आदमी, एक हॉरिबली रिंकल्ड और डिसफिगर्ड फेस वहां पे खड़ा होता है उनके मास्टर की बजाय, और उसके पीछे एक पोर्ट्रेट होता है। उसका पोर्ट्रेट उतना ही प्यारा होता है, लेकिन वो जो मैन है वो काफी ज्यादा खराब शक्ल सूरत का होता है। तो इसके बाद वो उसे